तो चलिए शुरुआत करते हैं एक मूवी की जिसका नाम है लव यू टू डेप्थ। मूवी की स्टार्टिंग होती है हमारे मेन कैरेक्टर से जिसका नाम होता है बो एक परफॉर्मेंस थिएटर के बाहर खड़े होकर सिगरेट पी रहा होता है। थिएटर के अंदर परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाली होती है तो फिर जो शो ऑर्गेनाइजर होता है वो परफॉर्मर से पूछ रहा होता है कि रिची कहाँ पर है, लेकिन उन्हें भी नहीं पता होता। इस वजह से शो ऑर्गेनाइजर थिएटर की दूसरी साइड जाता है और वहां पर उसे रिची मिल जाता है। रिची को काफी सारे लड़कों ने घेर रखा होता है तो फिर शो ऑर्गेनाइजर उससे बोल रहा होता है क्या तुम स्टूपिड हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। रिची की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है तो फिर जिन लड़कों ने उसे घेर रखा होता है उनमें से एक लड़का बोलता है कि तुम ऐसे क्या देख रहे हो, मैं यहाँ पर डेब्ट कलेक्ट करने के लिए आया हूँ। शो ऑर्गेनाइजर रिची से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारा शो कैंसिल कर रहा हूँ, इस वजह से तुम्हें बॉस से बात करनी होगी, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो लड़का रिची से बोल रहा होता है क्या तुम पैसे दोगे या फिर नहीं। रिची मना कर देता है और बोल रहा होता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, जितना सब कुछ था मैंने तुम्हें दे दिया है पहले ही। ये सुनते ही वो लड़का उसे बुरी तरीके से पीटना स्टार्ट कर देता है। तभी वहां पर वो पहुंच जाता है, फिर उन सबको रोकता है और बोल रहा होता है क्या तुम मेरा वेट भी नहीं कर सकते हो, भले ही मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ तो भी। इसके बाद वो रिची के पास जाता है और उसे सिगरेट देकर बोल रहा होता है कि मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ क्योंकि ये नया है, लेकिन तुम ही बताओ अगर तुमने एक या दो बार पोस्टपोन करी होती पेमेंट तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन तुमने 5 बार कर दी है और मेरी बॉस मुझे नहीं छोड़ेगी। रिची रोते हुए बोल रहा होता है कि मैं क्या करूं, मैं दिन रात काम कर रहा हूं, इसके बावजूद भी मेरे पास ज्यादा कैश नहीं है, लेकिन तुम सारे लोग इतने बुरे हो कि तुम गरीबों को लूट रहे हो। बो को थोड़ा सा गुस्सा आता है और बोल रहा होता है कि सारे डेप्टर सेम ही होते हैं, जब तुमने मेरी हेल्प मांगी थी तो फिर मैंने क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट की थी, क्या मैंने तुम्हारी डेली अर्निंग पूछी थी, या फिर मैंने तुम्हारे सर पे गन रख के तुम्हें फोर्स किया था कि तुम मुझसे पैसे बोरो करो। रिची बोल रहा होता है कि तुम मुझे मार दो क्योंकि मैं तुम्हारे पैसा भी पे नहीं कर पाऊंगा, और वैसे भी अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ। इसके बाद वो एक फ्लावर पॉट लेकर आता है और रिची से बोल रहा होता है कि अगर मैंने आज तुमसे पैसे कलेक्ट नहीं किए तो फिर मेरी बॉस मुझे मार देगी, चलो क्यों ना हम दोनों साथ में ही मर जाते हैं। ये कहकर वो अपने सर पे वो फ्लावर पॉट मार देता है और उसके सर से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। ये देखकर ऋषि थोड़ा घबरा जाता है। फिर कुछ देर बाद वो एक ऐप के थ्रू एक बैंक से लोन लेता है। लोन लेने के बाद वो बो को पैसे वापस कर देता है और उसके बाद बो वहाँ से चला जाता है अपने साथियों के साथ। फिर वो एक पब में जाता है और वहाँ से पैसे वसूलता है, और अगले दिन वो एक जिम में जाता है और वहाँ से ही पैसे वसूलता है। पैसे कलेक्ट करने के बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाता है और उस रेस्टोरेंट की ओनर होती है उसकी बॉस, जिसका नाम होता है मैडम वॉन। वो अंदर किचन में जाता है और मैडम वॉन को सारे पैसे दे देता है। कुछ देर बाद वो सामान लेकर अपने घर पे पहुंचता है और वो देखता है कि बाहर उसके फादर खड़े होते हैं। फिर वो उनसे पूछ रहा होता है कि आपने खाना खाया, लेकिन उसके फादर उसे इग्नोर कर देते हैं। फिर वो अंदर जाता है और वहाँ पर एक बार्बर की शॉप होती है और उस शॉप का ओनर होता है बो का ब्रदर। वहाँ पर उसके ब्रदर की वाइफ होती है, उन दोनों में बहस चल रही होती है। फिर वो उनसे बोल रहा होता है कि अब क्या हो गया है। बो की सिस्टर इन लॉ बोलती है कि तुम अपने बड़े भाई से पूछो। बो का बड़ा भाई एक कस्टमर के बाल काट रहा था और बोल रहा होता है कि तुम लकी हो, मैंने तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकाला है, तुमने मेरी कार फाइनेंसिंग कंपनी को वापस कर दी है, मैंने पूरे साल उसकी इंस्टॉलमेंट पे करी, अब वो मेरी गाड़ी यहाँ से चली गई है। वाइफ कह रही होती है कि तुमने सारी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी है और वैसे भी तुम एक दिन का सिर्फ 1000 बात ही कमा पाते हो, लेकिन तुम्हें $1 मिलियन की कार चाहिए, तुम एक डम्बैस हो। बोका बड़ा ही बोल रहा होता है क्या तुमने कभी सोचा कि तुम मेरी हेल्प करो, तुम हमेशा बातें ही करती रहती हो, क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुमने वो सारी इलीगल लॉटरी पे कितने पैसे वेस्ट किए हैं, तुम पर भी कर्जा है और तुम उसे पे भी नहीं कर सकती हो। तभी वो मशीन ज्यादा जोर से चला देता है और कस्टमर के जो बाल होते हैं वो थोड़े से गलत कट जाते हैं। फिर वाइफ भी चिल्लाकर खड़ी होती है और बोल रही होती है कभी कभार मैं जीतती हूँ और कभी कभार मैं हारती हूँ लॉटरी में, ये सब चलता रहता है। जब भी मैं जीतती हूँ तुम हमेशा मेरे आगे पीछे घूमते रहते हो, तुम कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करती हूँ, तुम्हारा घर कौन साफ करता है, तुम्हारे कपड़े कौन धोता है और तुम्हारे लिए खाना कौन बनाता है। ऐसे ही वो दोनों बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो उन दोनों को चुप कराता है चिल्लाकर। कस्टमर बो की वजह से डर जाता है, इस वजह से वो उसके बड़े भाई को पैसे देता है और वहां से ऐसे ही चला जाता है। बो का बड़ा भाई बोल रहा होता है कि तुमने ये क्या किया, तुम्हारी वजह से मेरा कस्टमर डर के यहाँ से चला गया। फिर एंट्री होती है वहां पर उनके फादर की, वो उनकी ओर देखते हैं और बिना कुछ कहे वो भी अपने रूम में चले जाते हैं। वो कुछ पैसे निकालता है, फिर उन्हें हाफ करके अपने भाई को देता है ताकि वो अपनी कार को दोबारा वापस ला सके, और आधे पैसे उसकी सिस्टर इन लॉ जिसका नाम होता है थिप, वो उसे दे देता है ताकि वो अपनी लॉटरी का कर्जा उतार सके। अगली सुबह बो एक फास्ट फूड के स्टॉल पर जाता है। वहां पर जो ओनर होते हैं वो ड्रिंक कर रहे होते हैं। वो बोल रहा होता है कि अभी तक तुमने स्टॉल सेटअप नहीं किया और तुमने ड्रिंक करनी स्टार्ट कर दी। ओनर बोल रहा होता है कि ये मेरी दवाई है। फिर वो उनसे कह रहा होता है कि आज आपको पैसे पे ही करने होंगे अंकल, नहीं तो मेरी बॉस इरिटेट हो जाएगी। उन अंकल का नाम होता है ऑड। ऑड अंकल बो से बोल रहे होते हैं कि तुम मुझे पहले कुछ सेल करने दो तभी मैं तुम्हें पैसे दे पाऊंगा। ये सुनकर बो भी वहीं पर बैठ जाता है। ऐसे ही रात हो जाती है। फिर बो अंकल ऑड से बोल रहा होता है कि आपने मुझे वेट करने के लिए कहा था, लेकिन आपने अभी तक कुछ भी नहीं बेचा है, आप ऐसी जगह पर क्यों नहीं जाते जहाँ पर ज़्यादा लोग हों। अंकल और बो से बोल रहे होते हैं कि तुम जब मर्चेंट बनोगे तभी तुम ये बात समझ पाओगे कि ये सारी चीज़ें कैसे बेची जा सकती हैं। अगर इन्हें मैं एक जगह पर लेकर जाऊंगा जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं तो फिर वहाँ पर मुझे फ़ी भी पे करनी पड़ेगी और मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, और साथ में पुलिस भी वहाँ पर आएगी जो मुझे परेशान करेगी बार बार।
इस उम्र में मैं ये सारी भागा दौड़ी नहीं कर सकता हूँ। बो कुछ उठाकर वहाँ से खाने लग जाता है। फिर अंकल और बोल रहे होते हैं कि तुम्हें अपने फादर के लिए ले जाना चाहिए ये सब। बो मना करता है और कह रहा होता है कि मेरे फादर ये सब नहीं खाएंगे और मुझे नहीं पता जो भी मैं करता हूँ वो उससे खुश नहीं होते हैं। आपने तो मेरे भाई को देखा होगा, उसकी वाइफ भी है, लेकिन अभी तक वो मेरे डैड पे एक बोझ है। वो मेरे फादर से ही पैसे बोरो करता है और कभी उन्हें वापस नहीं करता है, और मैं हमेशा अपने फादर को पैसे देने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो लेते नहीं हैं। हाँ, मुझे पता है कि मैंने अपना स्कूल फिनिश नहीं किया और मैं बेवकूफ़ हूँ, लेकिन इससे क्या हो गया? अगर तुम्हारे पास हायर एजुकेशन है तो फिर ये गारंटी नहीं करती कि तुम अपने पेरेंट्स की टेक केयर कर पाओ। आप ही को देख लो, आपकी बेटी के पास बैचलर की डिग्री है तो भी वो आपको ऐसी एक स्ट्रीट पर ऐसे फूड बेचने देती है। अंकल और कुछ भी नहीं बोलते। वो उनसे बोल रहा होता है क्या आप पैसे दोगे या फिर नहीं। अंकल और बोल रहे होते हैं क्या तुम मुझे एक दिन दे सकते हो, शायद मैं कल ये सारी चीजें बेच दूं। वो कह रहा होता है कि आप बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो। अंकल और कह रहे होते हैं इसमें क्या बुराई है, अगर तुम्हारे पास होप नहीं है तो फिर तुम भी एक मरे हुए शरीर की तरह हो। फिर वो खड़ा होता है और वो सारी चीजें खरीदता है और उन्हें पैसे देकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद वो एक पब में जाता है और वहां पर अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। ड्रिंक करने के बाद वो सारे एक बीच पे जाते हैं। थोड़ी देर तक बीच पर खेलने के बाद वो वापस अपने घर लौट जाता है। अगली सुबह वो अंकल ऑट के घर पर जाता है और देखता है कि उन्होंने स्टॉल नहीं लगाया होता। फिर वो घर के अंदर जाता है और देखता है कि अंकल ऑट की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। इस वजह से वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है और वहां पर एडमिट करा देता है। एडमिट होने के बाद उनका चेकअप होता है लेकिन उन्हें होश नहीं आया होता और वो उनके पास ही में बैठा हुआ होता है। थोड़ी देर बाद वहां पर एक लड़की आती है तो फिर वो उसे देखकर बोल रहा होता है क्या तुम अंकल ऑट की वाइफ हो। वो लड़की गुस्से में आ जाती है। फिर वहां पर एक नर्स आती है और वो बोल रही होती है कि जो भी पेशेंट के रिलेटिव हैं उसे इस डॉक्यूमेंट पे साइन करना होगा ट्रीटमेंट के लिए। वो डॉक्यूमेंट लेकर साइन करने जा रहा होता है, तभी लड़की बोलती है कि मैं इनकी बेटी हूँ। नर्स वो से पूछ रही होती है कि फिर तुम कौन हो। वो बता रहा होता है कि मैं इनका क्रेडिटर हूँ। तभी वो नर्स वो फाइल छीनती है और अंकल ऑट की बेटी को दे देती है साइन करने के लिए। इसके बाद वो बाहर जाता है और वो अपनी मैडम वॉन को कॉल करके बता रहा होता है कि अंकल ऑट हॉस्पिटल में एडमिट हैं। डॉक्टर ने बताया है कि उनके लंग्स में इन्फेक्शन है और साथ में उनकी बेटी भी यहाँ पर है। फिर मैडम वॉन पूछ रही होती है क्या तुमने उससे बात की है। वो पूछ रहा होता है किस बारे में। मैडम हम बोल रही होती है कि तुम्हें पहले से ही पता है। फिर वो कॉल कट करता है और वो वार्ड के अंदर जाता है और देखता है कि वहां पर अंकल ऑट की बेटी नहीं होती है। वो एक विंडो के पास जाता है और वो देखता है कि वहां से उनकी बेटी भाग गई होती है। रात को वो अंकल ऑट के घर पे जाता है और वहां पर वो उनकी फोटो एल्बम देख रहा होता है। साथ ही में उसे उनकी बेटी की डिटेल्स भी मिल जाती हैं। अगली सुबह वो अपने एक साथी के साथ बैंक के बाहर खड़ा होता है क्योंकि उस बैंक में ही अंकल ऑट की बेटी काम करती है। उनकी बेटी का नाम होता है इम। इम ने बाहर बो को देख लिया होता है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है। कुछ देर बाद इम हॉस्पिटल जाती है और वहां पर अपने फादर की टेक केयर कर रही होती है। बो भी अपने साथी के साथ वार्ड के बाहर खड़ा होता है और वो इम की ओर देख रहा होता है। उसी टाइम बो के पास मैडम वॉन का कॉल आता है। बो कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर डेब्ट कलेक्ट करने के लिए आया हूँ अंकल ऑट से। मैडम वॉन कह रही होती है कि तुम ये सारे काम छोड़ दो, तुम यहाँ पर मेरे पास आ जाओ क्योंकि मैं किसी को पैसे दे रही हूँ। बो कॉल कट करता है। फिर वो अपने साथी के साथ वहां से चला जाता है। रात को इम हॉस्पिटल से बाहर जा रही होती है, तभी बो उसे रोकता है, बोल रहा होता है क्या तुम वही सेम एग्जिट यूज नहीं कर रही हो आज। चलो ये तो अच्छी बात है, वैसे भी विंडो बाहर जाने का रास्ता नहीं बल्कि डोर इसके लिए दिए गए हैं। इम तेजी से चलना स्टार्ट करती है और पुलिस को कॉल करके कह रही होती है कि मुझे कोई स्टॉक कर रहा है। उसी टाइम वो फोन ले लेता है और ऑफिसर से बोल रहा होता है कि हमारे बीच झगड़ा हुआ है और ये मेरी वाइफ है तभी ये ऐसा बोल रही है। ये कहकर वो कॉल कट करता है और इम को फोन वापस कर देता है। इम गुस्से में बो को पंच मारती है और वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपने रूम पे पहुंच जाती है और जैसे ही वो रूम के अंदर जाती है तभी उसके पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है। इम कॉल पिक करती है और वो कॉल होता है बो का। वो कह रहा होता है कि तुम मेरे साथ ही यहाँ तक आ जाती है, मैं तुम्हें छोड़ देता। इम पूछ रही होती है कि तुम कहाँ पर हो। वो कह रहा होता है कि मैं यहीं पास में ही हूँ, क्या मैं तुम्हारे दिल में भी आ सकता हूँ। फिर इम डोर ओपन करती है और वो नीचे देखती है कि वहां पर वो अपनी स्कूटी पे उसका वेट कर रहा होता है। वो कह रहा होता है तुम्हें पता है कि तुम मुझसे भाग नहीं सकती हो। इम कह रही होती है कि ये मेरे फादर का कर्जा है, इस वजह से तुम्हें उनसे ही लेना होगा। वो बोल रहा होता है मुझे नहीं पता कि अंकल आउट कब उठेंगे और उनका लोन अमाउंट है 45,000 बाहर। अगर तुम्हें क्लोज करना है तो फिर तुम्हें 60,000 देने होंगे। अगर इतने पैसे नहीं है तो फिर तुम रोज डेली 250 रुपए दे सकते हो इंटरेस्ट के तौर पर। वैसे भी अंकल ऑड ने पूरे 5 दिन का इंटरेस्ट पे नहीं किया है। क्या तुम्हारे पास 1,000 रुपए हैं, तुम नीचे आकर मुझे दे सकती हो। इम बोल रही होती है क्या तुम्हारे पास कॉन्टैक्ट है तभी मैं तुम्हें पैसे दूंगी, अगर नहीं है तो फिर मैं नहीं दूंगी। ये कहकर वो कॉल कट करती है और अपने रूम में चली जाती है। अगली सुबह वो रेडी होकर बैंक पहुंच जाता है। इम अपने काउंटर पे कस्टमर से बात कर रही होती है और बात करने के बाद वो उन्हें वहां से भेज देती है। फिर वो बटन प्रेस करती है ताकि वहां पर अगला कस्टमर आए और उसका नंबर होता है A5। कस्टमर आके बैठ जाता है। इम पूछ रही होती है कि मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकती हूँ और वो कस्टमर होता है बो कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर पैसे कलेक्ट करने के लिए आया हूँ। इम बो को एक फाइल देती है और बोल रही होती है कि इसमें सारी लोन की डिटेल्स हैं, तुम इसे देख कर और पढ़कर डिसीजन ले सकते हो।
ये बताने के बाद वो दोबारा बटन प्रेस करती है और अगला नंबर होता है A6 का। वो कहता है कि मुझे इसकी डिटेल्स नहीं जाननी है और ये कहकर वो डेस्क पर एक पर्ची रखता है और उस पर लिखा होता है A6। वो बोल रहा होता है कि मुझे पैसे चाहिए। एम दोबारा बटन प्रेस करती है A7 के लिए, तो फिर वो दोबारा पर्ची रखता है A7 की। ऐसे ही करके एम लगातार बटन प्रेस करी होती है और वो भी लगातार वो पर्चियां रखते जा रहा होता है नंबर वाइज। ऐसे ही करते करते वो 20 तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उसी टाइम पर वहां पर पुलिस ऑफिसर पहुंच जाते हैं और वो से बोल रहे होते हैं कि तुम यहाँ पर इसे परेशान कर रहे हो, तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा। वो खड़ा होता है और इनसे बोल रहा होता है कि मैं दोबारा तुमसे मिलने आऊंगा, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। बो के जाने के बाद जितने भी वहां पर स्टाफ मेंबर और कस्टमर होते हैं वो सारे इम की ओर देखने लग जाते हैं। इम गुस्से में होकर बाहर जाती है और वो बो से बोल रही होती है कि हमें बात करनी होगी। वो इम को रेस्टोरेंट लेकर जाता है और उससे बोल रहा होता है क्या तुम कुछ ऑर्डर नहीं करोगी, तुम ऑर्डर कर सकती हो जैसे कि जूस या फिर मिल्क, मैं उसके पैसे दे दूंगा। उसी टाइम इम बियर ऑर्डर करती है। ऑर्डर करने के बाद इम एक छोटा सा नोट देती है बो को और जिसपे वो अपनी सैलरी और अपने सारे खर्चे लिख देती है। वो पूछ रहा होता है कि ये सब क्या है। इम उससे बोल रही होती है क्या तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है कि तुम्हारे डेप्टर कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। वो कह रहा होता है कि मैं कोई क्रेडिटर नहीं हूँ, बल्कि मैं सिर्फ एक डेप्ट कलेक्टर हूँ। इम बोल रही होती है कि मैं तुम्हें इंटरेस्ट नहीं दूंगी, अगर मैं देना भी चाहूँ तो फिर मेरी सैलरी कवर नहीं कर सकती है। वो बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास तो बैचलर की डिग्री है तो भी तुम्हारी सैलरी इतनी कम है, स्ट्रीट पे जो वेंडर्स हैं वो भी तुमसे ज़्यादा कमाते होंगे। इम कह रही होती है कि मैं अपनी सेविंग्स में से 25,000 रुपये निकाल रही हूँ, और रही बाकी पैसों की बात तो फिर मैं तुम्हें मंथली इंस्टॉलमेंट पे 2,000 रुपये देती रहूंगी। वो मना करता है और वो कह रहा होता है कि अगर तुम्हें डेब्ट क्लियर करना है तो फिर एक ही बार में करो। फिर वहाँ पर बियर आ जाती है और इम एक ही बार में वो सारी बियर पी जाती है। वो बाहर जाता है और वो सारी बातें समझा रहा होता है अपनी मैडम वान को, जो कि उसे इम ने बताई होती हैं, लेकिन मैडम वान मना कर देती है। इस वजह से वो अंदर जाता है और इम के सामने बैठकर बोल रहा होता है कि जैसा तुम चाह रही हो वैसा नहीं हो पाएगा, अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो फिर तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। ये कहने के बाद पास ही में रखा एक फ्लावर पॉट वो अपने सर पे मार देता है और खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। वो कह रहा होता है कि अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो फिर मेरी बॉस मार देगी, क्यों ना हम दोनों साथ में ही मर जाते हैं। इम देख रही होती है कि बो के सर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है। फिर वो अपने सामने रखा हुआ एक ग्लास लेती है कांच का और वो भी अपने सर पे मारने जा रही होती है। वो इम को रोक लेता है। इम बोल रही होती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर मैं भी पे नहीं कर पाऊंगी तुम्हें, जो भी तुम्हें करना है तुम कर सकते हो, और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। रात को वो अपने घर पे होता है और वहां पर वो बार बार उसी नोट को देख रहा होता है जो कि उसे इम ने दिया होता है। फिर वो एक ब्लैंक पेज लेता है और उस पर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है और साथ ही में काफी सारे सर्कुलर बॉक्सेस भी। अगली सुबह इम एक बीच पर बैठी हुई होती है और वहां पर कुछ खा रही होती है और वो सामने एक होटल की ओर देख रही होती है जिसका नाम होता है हिल्टन। कुछ ही देर बाद वो वहां पर पहुंच जाता है और वो पूछ रहा होता है क्या तुम आज काम पे नहीं गई। इम उसे बता रही होती है कि मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। वो बोल रहा होता है फिर तुम यहाँ पर साइड जॉब कर रही हो क्या। एम कह रही होती है कि मैं कोई हुकर नहीं हूँ। फिर वो उसे बोल रहा होता है क्यों ना तुम ऐसा करो अपनी किडनी बेच दो, मैं एक डॉक्टर को भी जानता हूँ। एम गुस्से में कह रही होती है कि तुम उस डॉक्टर को कॉल करो, मैं भी अपनी किडनी बेचना चाहती हूँ ताकि मैं तुम्हें दोबारा ना देख पाऊँ। इसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट निकालता है और वो एक डेटिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो इम से कह रहा होता है कि तुम्हें मेरे साथ डेट पे जाना होगा, अगर नॉर्मल डेट होगी तो फिर मैं इसमें येलो कलर करूँगा इस सर्कुलर बॉक्स में, और एक दिन के लिए मैं तुम्हारा इंटरेस्ट पे कर दूंगा। अगर हम दोनों ने हाथ होल्ड किए तो फिर मैं उसमें ब्लू कलर भरूंगा, और ब्लू कलर वाला बॉक्स होगा 3 दिन का इंटरेस्ट, और किसी डेट पे हमने किस किया तो फिर मैं इसे पिंक कलर करूंगा और वो करीबन 5 दिन का इंटरेस्ट पे कर देगा। इम्बो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ती है और वहां से चली जाती है। वो उस कॉन्ट्रैक्ट को लेता है और उसका पीछा कर रहा होता है। ऐसे ही पीछा करते करते रात हो जाती है और वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। इम उसकी बात मान जाती है और वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते ही इम वेटर से एक ग्रिल मंगाती है। वो बोल रहा होता है कि तुम्हें ग्रिल की क्या जरूरत है, हमारे पास एक ग्रिल पहले से ही है और वैसे भी खर्चा और बढ़ जाएगा अब। इम बो की तरफ देखते और बोल रही होती है क्या तुम पे भी नहीं कर सकते हो। वो समझ जाता है कि वो फंस गया है, लेकिन वो फिर भी इम को वो ग्रिल मंगाने देता है। ग्रिल आने के बाद वो दोनों अपने अपने अलग मीट के पीसेस उस पर ग्रिल करते हैं और खाने लग जाते हैं। ऐसे करीबन 4 दिन तक वो नॉर्मल डेट पे जाते हैं और वो उन सर्कुलर रिंग्स में येलो कलर भर देता है। फिर वो अगले दिन दोबारा डेट पे जाते हैं और गलती से वो इम को पकड़ लेता है। डेट के एंड होने के बाद वो सर्कुलर बॉक्स पे ब्लू कलर करता है। अगले दिन वो दोनों डेट के लिए कैफे में जाते हैं, तो फिर वो चुपके से एक ग्लास में से कॉफी पी लेता है और वो ग्लास इम के सामने रख देता है। इम ध्यान नहीं देती और वो भी उसी सेम कप से वो कॉफी पी लेती है। डेट खत्म होने के बाद वो घर पे जाता है और वो सर्कल में पिंक कलर भर रहा होता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं तो फिर वो एक दिन अपनी मैडम वॉन के पास जाता है, उसने पैसे मांग रहा होता है। मैडम वॉन गुस्से में पूछ रही होती है कि तुम्हें पैसे क्यों चाहिए। तभी वहां पर उसका एक साथी होता है और वो उन्हें बता रहा होता है कि ये अंकल ऑट की बेटी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है।
वो हमेशा उसे डेट पर ले जाता है और साथ ही में उसका इंटरेस्ट भी पे करता है। मैडम वॉन बो से बोल रही होती है कि अगर तुम्हें कुछ करना है तो फिर तुम होकर के पास जा सकते हो, क्यों तुम बेकार में अंकल ऑट की बेटी के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो। मुझे तुम्हारे बारे में चिंता हो रही है, तुम्हें पता है कि वो एक बैंकर है, वो तुम्हारे जैसे एक ठग को अपने हस्बैंड के तौर पे नहीं लेगी। वो बोल रहा होता है कि ये मेरा मैटर है, आप मुझे ये बताओ कि आप पैसे दोगे या फिर नहीं। मैडम वॉन कह रही होती है कि तुम्हें और भी ज्यादा डेप्ट कलेक्ट करने होंगे तभी मैं तुम्हें पैसे दे पाऊंगी। वो कुछ भी नहीं कहता और वहां से चला जाता है। फिर रात को वो अपने एक फ्रेंड के साथ होता है जिसका नाम होता है कंग। वो दोनों एक बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट में होते हैं। कंग बो से कह रही होती है, क्या तुम श्योर हो हम यहाँ पर जिस जगह पे हैं वो हमारी लीग से बाहर है। वो कह रहा होता है कि कुछ भी लीग से बाहर नहीं है, अगर तुम्हें कोई अमीर आदमी चाहिए तो फिर तुम्हें ऐसी जगह पे आना चाहिए। फिर वो कंग को कुछ पैसे देता है ड्रिंक्स के लिए और बोल रहा होता है कि तुम किसी को ढूंढो और मैं तुम्हारा वेट करूंगा बाहर। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अगले दिन बो रिची को अपने साथ एरिया पर लेकर जाता है। उस जगह पे पहुंचने के बाद वो रिची को बोल रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर जितने भी एलिफेंट देख रहे हो उन सब पे ड्राइंग बनानी होगी और तुम वैसे भी एक आर्टिस्ट हो। रिची को उसकी बात माननी पड़ जाती है। रात को बो एक बॉक्सिंग जिम के ओनर को अपने साथ लेकर एक स्ट्रीट पे जाता है। फिर बो को एक फॉरेन टूरिस्ट दिखाई देता है और उससे पूछ रहा होता है क्या तुम्हें बॉक्सिंग सीखनी है। फॉरेन टूरिस्ट मना कर देता है। फिर बो उससे बोलता है कि तुम यहीं पर रुको और ये सब देखो। वो उस जिम के ओनर से फाइट करना स्टार्ट कर देता है और जानबूझकर उस ओनर से बुरी तरीके से पिट जाता है। ये देखकर वो फॉरेन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है और वो उस जिम ओनर की जिम में एडमिशन ले लेता है। एम अपने बैंक में होती है तो फिर वहां पर उसके पास मैसेज आता है बो का और पूछ रहा होता है क्या तुम आज रात को डेट पे चलोगी। एम कुछ भी रिप्लाई नहीं करती और वो देख रही होती है अपने कलीग की ओर जिसका नाम होता है मैक्स। कुछ देर बाद एम एक बीच के पास से गुजर रही होती है और वो अपने फोन पे मैक्स की प्रोफाइल चेक कर रही होती है। मैक्स ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत सारी फोटोज डाली होती हैं कई सारी जगह की। इसके बाद वो बो को ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है। वो दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। बो एम से बोल रहा होता है कि तुम्हारा जरूर हार्ट ब्रेक हुआ है। एम गुस्से में कहने लग जाती है हाँ मेरा हार्ट ब्रेक हुआ है। तो वो बोल रहा होता है ये तो अच्छी बात है, क्या तुम कहीं और जाना चाहोगी। इम मना कर देती है। फिर वो खड़ा होता है और वहां पर एक माइक लेकर इम के लिए गाना स्टार्ट कर देता है। अगले दिन वो दोनों एक डेट पर जाते हैं तो फिर वहां पर इम अपने फोन में एक वीडियो देख रही होती है। वो वीडियो होता है बो का जिसमें कि वो जिम ओनर से फाइट कर रहा होता है और उस वीडियो का टाइटल होता है न्यू वे टू कलेक्ट डेब्ट, हेल्पिंग डेब्टर्स टू मेक मोर मनी। उस वीडियो को देखने के बाद इम मुस्कुराने लग जाती है। ऐसे वो कुछ और दिन डेट पर जाते हैं। फिर एक दिन वो हॉस्पिटल में होता है और वहां पर अंकल ऑट की केयर टेक कर रहा होता है। वो उनसे कह रहा होता है कि वैसे तो आप मेरे डेप्टर हो लेकिन मैं आपका सन इन लॉ बन सकता हूँ। उसी टाइम इम वहां पर पहुंच जाती है और वो बो की सारी बातें सुन लेती है। ये सब सुनकर वो मुस्कुराने लग जाती है। इम को धीरे धीरे बो के लिए फीलिंग स्टार्ट हो जाती है। एक दिन वो दोनों बीच के पास बैठे हुए होते हैं। फिर इम बो से बोल रही होती है क्या तुम कभी उस होटल में गए हो। वो कह रहा होता है कि हाँ मैं हिल्टन होटल में गया हूँ लेकिन मैं यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड से डेब्ट कलेक्ट करने के लिए गया था। इम बोल रही होती है कि शायद ये होटल अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे नहीं पता कि कभी मैं इसके अंदर जा पाऊंगी या फिर नहीं। वो इम से बोल रहा होता है क्या तुम अंदर जाना चाहती हो। इम हाँ बोल देती है। फिर वो दोनों रेडी होकर रात को उस हिल्टन होटल में पहुंच जाते हैं और वो उस टेरेस पर जाते हैं और वहां पर साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। ड्रिंक करते दौरान इम बोल रही होती है कि यहाँ से ये शहर कितना खूबसूरत लगता है ना। वो इम की ओर देखता और कहता है कि वाकई में ये खूबसूरत लगता है। कुछ ही देर बाद वहां टेरेस पर गार्ड पहुंच जाते हैं और वो बो और इम की तरफ देख रहे होते हैं। तभी वो इम का हाथ पकड़ता है और वहां से भागना स्टार्ट कर देता है। फिर वो दोनों होटल से बाहर निकल जाते हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए होते हैं। टीवी पर एक न्यूज़ आ रही होती है जिसमें कि एक वीडियो वायरल हुआ होता है। उस वीडियो में दो लोन शार्क गैंग का झगड़ा हुआ होता है और उनमें से एक गैंग में बो भी शामिल होता है। इम वो वीडियो देख लेती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इधर वो इम को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा होता। फिर वो उसके फ्लैट पर जाता है और वहां पर बार बार डोर नॉक कर रहा होता है लेकिन इम डोर ओपन नहीं करती है। वो परेशान होकर वहां से चला जाता है। रात को अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। ड्रिंक करते दौरान वो उसके साथी होकर एक दूसरी गैंग से फाइट हो जाती है। फाइट करने के बाद वो किसी तरीके से इम के फ्लैट पर पहुंचता है और वो बाहर खड़े होकर चिल्लाकर बोल रहा होता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे झांसे में डाला कि मैं तुम्हारा डेब्ट पे कर सकूं और पे करने के बाद तुमने मुझे डिच कर दिया। तभी इम डोर ओपन करते उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे झूठे आंसुओं से नहीं पिघलूंगा। इम बो को बता रही होती है कि अभी हॉस्पिटल से कॉल आया था और मेरे फादर की डेथ हो गई है। ये कहने के बाद वो रोना स्टार्ट कर देती है। वो इम को किसी तरीके से चुप कराता है। फिर वो अगले दिन अपने फादर के घर पे जाते हैं। वहां पर बो को एक फाइल मिलती है जिससे कि पता चलता है कि अंकल ऑड एक क्रिमेशन एसोसिएशन को पैसे पे कर रहे थे मंथली। इम बो से बोल रही होती है कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी क्योंकि मेरे फादर की लाइफ हमेशा डेब्ट से भरी हुई थी। उन्होंने एक शॉप ओपन करने के लिए लोन रिक्वेस्ट किया लेकिन उन्हें लोन नहीं मिला। इस वजह से वो लोन शार्क के पास चले गए। उनका बिजनेस फेल हो गया। वो शॉप और हाउस दोनों ही खो बैठे। यहाँ तक कि वो मेरी हायर एजुकेशन भी अफोर्ड नहीं कर पाए। वो इम को मेंबरशिप की फाइल देता है और इम उसे देखकर रोना स्टार्ट कर देती है। फिर वो उसके फादर का अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार करने के बाद वो इम को उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है। जैसे ही वो वहां से जा रहा होता है तभी इम उसकी ओर जाती है
है और उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। कुछ देर बाद वो दोनों बालकनी में होते हैं। इम बो से बोल रही होती है, क्या तुम्हें पता है कि ह्यूमन के लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल क्या है? वो है स्ट्रेस। मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल भरी रही है, चाहे वो मेरी जॉब हो चाहे वो मेरी एजुकेशन हो। वो कह रहा होता है कि अब से जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम हो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा उसे सॉल्व करने में। एम कह रही होती है, क्या तुम अपनी जॉब क्विट कर सकते हो? वो हाँ बोल देता है। फिर वो अगले दिन एक बैंक में जाते हैं लोन के बारे में पता करने के लिए। वो दोनों लोन का डॉक्यूमेंट साइन करते हैं और जो लेडी होती है काउंटर पे उन्हें बता रही होती है कि आप दोनों में से कोई भी पैसे विड्रॉ कर सकता है। इसके कुछ देर बाद वो दोनों एक शॉप देखने के लिए जाते हैं। शॉप उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आती है लेकिन उनका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। वो इम से कह रहा होता है कि अगर तुम्हें ये शॉप पसंद आई है तो फिर तुम इसे खरीद सकती हो। इम मना कर देती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। रात को वो इम के साथ उधर से पूछ रहा होता है कि वाकई में तुम वो शॉप नहीं खरीदना चाहती हो? इम कह रही होती है कि मैं खरीदना तो चाहती हूँ लेकिन वो बजट से ज़्यादा है। वो कह रहा होता है कि हम और भी लोन ले सकते हैं और वैसे भी जो हमने लोन लिया है अभी भी वो बैंक में हमने स्पेंड नहीं किया है। इम कह रही होती है कि हमें लोन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और उस लोन को तुम बैंक में ही रहने दो ताकि हमें इंटरेस्ट पे ना करना पड़े। वो कुछ भी नहीं कहता। रात को वो अपनी मैडम वॉन के पास जाता है और उनसे पैसे मांग रहा होता है। मैडम वॉन कह रही होती है कि मैं पहले से ही गुस्से में हूँ, तुमने ये काम क्विट कर दिया और तुम मुझसे पैसे मांगने आए हो। वो वहाँ से जाने लग जाता तभी मैडम वॉन उसे रोकती और बोल रही होती है कि अगर तुम मेरी डेब्ट कलेक्ट करोगे तो फिर मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। वो कह रहा होता है कि मैं ये काम नहीं करना चाहता हूँ। मैडम वॉन बोल रही होती है, क्या तुम मेरी एक बार हेल्प नहीं कर सकते हो? जिस आदमी से पैसे लेने हैं ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो और उसका नाम है प्रसिद्ध। वो एक हाई लो टेबल कसिनो चलाता है, लोगों को स्कैम करके बहुत सारा पैसा बनाता है। अगर तुम पैसे कलेक्ट कर लोगे तो फिर मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे सकती हूँ। वो कुछ भी नहीं कहता और वहां से चला जाता है लेकिन वो बार बार मैडम वॉन के ऑफर के बारे में सोच रहा होता है और साथ ही में वो इम के बारे में भी सोच रहा होता है। अगले दिन इम बो को मैसेज सेंड करती है और वो उससे पूछ रही होती है कि तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ तुम मेरा कॉल भी पिक नहीं कर रहे हो। वो कह रहा होता है कि मैं तरीका ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारे लिए वो बिल्डिंग खरीद सकूँ और मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। ये मैसेज पढ़कर इम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। रात को वो अपने साथियों के साथ प्रसिद्ध के कैसीनो में जाता है। वो वहाँ कैसीनो टेबल पर पैसे रखता है और प्रसिद्ध से बोल रहा होता है कि मैं भी गेम खेलना चाहता हूँ। फिर वो उन पैसों को कॉइन में कन्वर्ट कराता है और गेम खेलना स्टार्ट कर देता है। वो अपनी पहली बेट लगाता है नंबर पर और वो उस नंबर पे हार जाता है। दूसरी ओर इम बैंक में पहुंचती है और वहां पर उसे पता चलता है कि बो ने वो सारे पैसे विड्रॉ कर लिए होते हैं लोन के। कैसीनो में वो बार बार वो पैसे लगा रहा होता है और वो बार बार हारता जा रहा होता है। तभी उसकी नजर पड़ती है प्रसिद्ध पर और वो एक आदमी की ओर देख रहा होता है। वो दोबारा बैट लगाता है, वो हार जाता है। फिर वो देखता है कि प्रसिद्ध दोबारा उस आदमी की ओर देख रहा होता है। इसके बाद वहां पर एक वेट्रेस आती है जो कि हर टेबल पर जाकर सबको खाना दे रही होती है। वो दोबारा एक नंबर पर बैट लगाता है और जो प्रसिद्ध होता है उस आदमी की ओर देखने लग जाता है। उस आदमी के हाथ में एक मोबाइल होता है और वो एक ऐप के थ्रू जो भी डाइस होता है उसके नंबर चेंज कर रहा होता है। फिर वो वेट्रेस बो के टेबल पहुंचती है उसे खाना देने के लिए लेकिन बो मना कर देता है। प्रसिद्ध सबको डाइस ओपन करके दिखाने जा रहा होता है तभी वो उसे रोककर कह रहा होता है कि मैं इस बार इन्हें ओपन करूंगा। प्रसिद्ध उसे वो डाइस का बाउल दे देता है। जैसे ही वो उसे ओपन करने जा रहा होता है तभी दूसरी टेबल पे कुछ शोर मचता है। सारे लोगों का ध्यान वहां पर बढ़ जाता है और किसी तरीके से वहां पर गार्ड आते हैं और उस मैटर को सॉल्व करवाते हैं। इधर बो ने वो बाउल ओपन कर दिया होता है और दोबारा वो अपनी बेट हार गया होता है। प्रसिद्ध वो डाइस का बाउल ले लेता है। फिर वो दोबारा एक नंबर पर अपने सारे पैसे लगा देता है। प्रसिद्ध उस बाउल को हिला के टेबल पे रखता है और वो अपने आदमी की ओर देखने लग जाता है। आदमी उसे इशारा करता है और प्रसिद्ध वो बाउल ओपन कर देता है लेकिन इस बार वो बैट जीत जाता है। प्रसिद्ध को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर वो दोबारा ऐसी कई और भी बैट लगाता है और वो सारी बैट जीत जाता है। काफ़ी बैट जीतने के बाद प्रसिद्ध बो से बोल रहा होता है कि तुम चीटिंग कर रहे हो। फिर बो उससे कहता है कि तुम मेरी वाइफ किल कर रहे हो, इस वजह से मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो कॉइन लेकर सारे काउंटर पे जाता है और वहां पर उन्हें पैसे में कन्वर्ट करा देता है। इधर प्रसिद्ध अपने आदमी को एक रूम में लेकर जाता है और उससे बोल रहा होता है, क्या तुमने उसकी हेल्प की उसे चीट करने में? वो आदमी कह रहा होता है कि मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा था। कुछ ही देर बाद वहां पर एक आदमी आता है और प्रसिद्ध को बता रहा होता है कि उसने ये सारे डाइस चेंज कर दिए थे। बो और उसके साथी समझ गए होते हैं कि प्रसिद्ध चीटिंग कर रहा है। इस वजह से जो बो के साथी होते हैं वो वेटर्स को पैसे देते हैं ताकि वो जाके कुछ डाइस बो को दे दे। जब वो वेटर्स टेबल पर आती है तो फिर बो चुपचाप उससे वो डाइस ले लेता है और उन्हें एक्सचेंज कर देता है जिस टाइम पर वहां पर वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई होती है और उन सारे डाइस को कंट्रोल कर रहा होता है बो का साथी। वो पैसे कलेक्ट करने के बाद वहां से जा रहा होता है तभी वहां पर प्रसिद्ध अपने सारे साथियों के साथ पहुंच जाता है और वो से कह रहा होता है कि तुमने चीटिंग की है। फिर वो कह रहा होता है इसमें क्या हो गया, तुमने भी तो चीटिंग करी है और वैसे भी तुम्हारे ऊपर कर्जा है, तुम्हें उसे पे करना चाहिए। प्रसिद्ध कह रहा होता है कि तुम गलत बंदे से पंगा ले रहे हो, तुम्हें चुपचाप पैसे वापस कर देनी चाहिए। वो मना करता है और वो वहां पर फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। फाइट के दौरान वो किसी तरीके से पैसे लेकर वहां से भाग जाता है बाहर। वो अपनी स्कूटी स्टार्ट करता है लेकिन वो रुक जाता है। फिर वो अपनी एक नाइफ निकालता है और वापस अंदर जाता है और वो देखता है कि वहां
वहाँ पर उसके सारे साथी पिट रहे होते हैं। वो अपने सारे साथियों को बचाता है और वहाँ से जाने के लिए कह देता है। उनके जाने के बाद वो वहीं पर खड़ा होता है और उसके हाथ में वो नाइफ होता है। प्रसिद्ध और उसके साथी बो को पीटना स्टार्ट कर देते हैं और उसी बीच गलती से बो का वो नाइफ प्रसिद्ध को लग जाता है। प्रसिद्ध वहीं पर गिर जाता है और बो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन कुछ देर बाद बो को पुलिस पकड़ लेती है और उसे स्टेशन लेकर जाती है। बो वहाँ पर मैडम वॉन को कॉल करता है और उनसे बोल रहा होता है, क्या आप मेरी हेल्प नहीं कर सकती हो। मैडम वॉन कह रही होती हैं कि प्रसिद्ध का भाई एक पुलिस ऑफिसर है, तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती हूँ। तुम तो लकी हो कि प्रसिद्ध की डेथ नहीं हुई है। और मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरे और अपने साथियों के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं करना है। तुम कुछ साल के लिए प्रिजन में रहोगे और बाहर आ जाओगे। वो पूछ रहा होता है कि मेरा पैसा कहाँ पर है। फिर मैडम वॉन बोल रही होती है कि तुमने कौन सा डेप्ट कलेक्ट किया है। वो कह रहा होता है कि मुझे वो पैसा नहीं चाहिए, बल्कि मेरी गर्लफ्रेंड के लिए चाहिए मुझे वो पैसा। मैं कसिनो गया था 2 लाख रुपए लेके, वो भी मेरी गर्लफ्रेंड के थे। मैडम उन कह रही होती है सिर्फ 2 लाख रुपए हैं, तो फिर मैं ये देख लूंगी। और ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। थोड़ी देर बाद पुलिस स्टेशन में इम बो से मिलने के लिए आती है, लेकिन बो मिलने से मना कर देता है। इम चिल्लाकर बोल रही होती है कि बो, तुमने मेरे पैसे ले लिए, अब तुम मुझसे मिलना भी नहीं चाहते हो। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। बो कुछ भी नहीं कहता और वो रोना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद इम वहां से चली जाती है। अब करीबन 1 साल बीत गया होता है और बो अब जेल से रिहा हो जाता है। वो अपने घर पे जाता है, वहाँ पर खाना खा रहा होता है। फिर उसका भाई उसे बता रहा होता है कि जो उसकी वाइफ है वो अपनी बेटी के साथ अपने होम टाउन चली गई है उसे छोड़कर। वो डैड के बारे में पूछ रहा होता है। उसका ब्रदर बता रहा होता है कि डैड ने अब ड्राइविंग करना छोड़ दिया है क्योंकि उनकी नज़र कमज़ोर हो गई है। और तुम भी वो अब बड़े हो गए हो, तो फिर तुम्हें अपनी लाइफ पे ध्यान देना चाहिए और ढंग से जीनी चाहिए अपनी लाइफ। वो कहने लग जाता है, क्या मैं तुम्हारी तरह लाइफ जीऊँ, एक बार्बर शॉप ओपन कर लूँ, मैं कुछ भी करूँ, फादर मुझसे हमेशा नफरत ही करते हैं। तभी बो का भाई गुस्से में बोल रहा होता है, क्या तुम्हें पता भी है कि डैड तुम्हारी कितनी चिंता करते हैं। भले ही मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे ही मुझे छोड़कर चले गए हैं, उनके पास कार भी नहीं है, लेकिन वो हमेशा तुम्हारे बारे में बात करते हैं। वो पिछले 1 साल से मुझसे यही पूछ रहे थे कि तुम कब बाहर आओगे। तुम हमेशा कहते हो कि फादर तुम पे ध्यान नहीं देते और तुमसे बात नहीं करते, लेकिन जब भी तुम घर पर आते हो हमेशा फादर तुम्हें चोटिल हालत में ही देखते हैं। तुम्हारे बारे में क्या तुमने फादर की फीलिंग्स की जरा भी परवाह है। वो कुछ भी नहीं कहता और रोना स्टार्ट कर देता है। अगले दिन वो अपने फादर का ट्रक लेकर कहीं जा रहा होता है। तभी वो रेडियो पे सुनता है इलेक्शन की न्यूज़, और वो देखता है कि एक जगह पर बोर्ड लगा हुआ होता है इलेक्शन का, और उस पर फोटो होती है मैडम वॉन की, क्योंकि वो इलेक्शन लड़ रही होती हैं। रात को वो अपने ट्रक में बैठा हुआ होता है और वो इंस्टाग्राम पे एक लाइव देख रहा होता है। उस लाइव में एम अपने कुछ कॉस्मेटिक का सामान बेचने की कोशिश कर रही होती है। वो एम को देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। अगले दिन वो उस बैंक में जाता है जहाँ पर एम काम करा करती थी। वहाँ पर जो कलीग होती है वो को बता रही होती है कि एम ने ये जॉब 1 साल पहले ही छोड़ दी है। एम के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है और वो उसे चुका नहीं पा रही है। दूसरी ओर एम एक आदमी से मिल रही होती है और वो होता है मैक्स। मैक्स एम को कुछ बॉक्सेस दे रहा होता है। फिर एम उससे कह रही होती है कि जितने भी कस्टमर वो कंप्लेंट करती हैं कि वो कभी भी गोल्ड की चेन नहीं जीतते हैं। एम वो कॉस्मेटिक बेचने के साथ साथ एक लॉटरी का बिजनेस भी चला रही होती है। मैक्स एम से कह रहा होता है कि तुम परेशान मत हो, वो लोग थोड़ी देर तक ही शोर मचाएंगे, फिर वो शांत हो जाएंगे। फिर वो एम के फोरहेड पे किस करता है और उससे बोल रहा होता है कि जल्द से जल्द तुम्हारा डेब्ट क्लियर हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। बाहर पहुंचकर वो फोन पे किसी से बात कर रहा होता है। तभी वहां पर वो पहुंच जाता है और वो मैक्स को पंच मारकर वहां से चला जाता है। रात को वो एक जगह पर जाता है और वो जगह होती है कैंडिडेट कोऑर्डिनेशन सेंटर। कुछ देर बाद उस सेंटर के बाहर एक कार आते हैं। उस कार में से मैडम वॉन और उसके साथ ही बाहर निकलते हैं और वो सारे सेंटर के अंदर चले जाते हैं। वो भी सेंटर के अंदर पहुंच जाता है और मैडम वॉन से बोल रहा होता है कि आपने मेरी गर्लफ्रेंड को पैसे वापस क्यों नहीं किए। मैडम वॉन कह रही होती है मुझे याद नहीं, और ये कहकर वो अपने ऑफिस में चली जाती है। वो भी ऑफिस के अंदर जाता है और बोल रहा होता है कि आपको कैसे याद नहीं, जिस दिन मैं अरेस्ट हुआ था। तभी एक लड़का बो को चुप रहने के लिए बोलता है और कहता है कि तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। बो मना करता है। तभी वो लड़के उसे जबरदस्ती वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। अगली सुबह बो अपने घर पे होता है। फिर वो रेडी होता है और अपने फादर का ट्रक लेके वहाँ से निकल जाता है। एम एक बीच के पास बैठी होती है। उसके पास मैसेज आ रहे होते हैं मैक्स के कि तुम अपनी चीजें क्यों नहीं बेच रही हो, क्या तुम्हें अपना डेब्ट क्लियर नहीं करना है। एम उन मैसेज का कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रही होती। रात को बो उसी सेंटर के बाहर इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ पर मैडम वॉन अपने साथी के साथ पहुंच जाती है और उस सेंटर के अंदर चली जाती है। मैडम वॉन ऑफिस के अंदर चली जाती है और बाकी सारे साथी बाहर बैठे हुए होते हैं। कुछ देर बाद वो वहां पर पहुंच जाता है एक सिलेंडर लेकर, और वो उन सारे लोगों को पीटना स्टार्ट कर देता है उस सिलेंडर से। कुछ देर तक शोर सुनने के बाद मैडम वॉन बाहर निकलती है और वो देखती है कि बो ने सारे लड़कों को बुरी तरीके से पीटा होता है और वो सारे बेहोश हो गए होते हैं। बो मैडम वॉन से बोल रहा होता है कि आपको पैसे देने होंगे। तभी मैडम वॉन बो को चांटा मार देती है। बो गुस्से में मैडम वॉन के हाथ पकड़ लेता है। मैडम वॉन बोल रही होती है कि तुम क्या करोगे मेरे साथ। तभी बो नीडन होता है। मैडम वॉन से बोल रहा होता है कि ये सिर्फ 2 लाख रुपए ही हैं, तुम कभी भी उन्हें दोबारा कमा सकती हो, प्लीज़ उन पैसों को वापस कर दो। मैडम उन कह रही होती है कि तुम अपनी हालत पे देखो, तुम कैसे नील करके मुझसे भीख मांग रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें ये पैसे ऐसे ही मिल जाएंगे? तुम मेरे पास काम करते थे, क्या तुमने कुछ भी नहीं सीखा? तुम एक इडियट हो।
तभी वो मैडम वॉन की एक उंगली तोड़ देता है। फिर वो खड़ा होता है और सिलेंडर लेकर मैडम वॉन के पास बढ़ रहा होता है और मैडम वॉन अपने ऑफिस की ओर जाने लग जाती है। ऑफिस में पहुंचकर मैडम वॉन किसी को कॉल कर रही होती है लेकिन कॉल नहीं लग रहा होता। वो भी ऑफिस में सिलेंडर के साथ पहुंच जाता है और वो वहां पर वो रेगुलेटर ऑन कर देता है और वो मैडम वॉन से कह रहा होता है जब आप डेट में हो तो फिर आपको पे करना होता है। ये कहकर वो लेटर निकालता है और बोल रहा होता है कि चलो क्यों ना हम दोनों साथ में मर जाते हैं। मैडम वॉन डर जाती है और वो बो को पैसे दे देती है। पैसे लेने के बाद बो बाहर जाता है और वो इम को कॉल करता है। इम वो कॉल पिक कर लेती है। बो इम से कह रहा होता है कि मैं जेल से बाहर आ गया हूँ, तुम कहाँ पर मुझे मिलोगे, मेरे पास तुम्हारे पैसे हैं। तभी वो कॉल कट जाता है। इम अभी भी बीच पे बैठी हुई होती है। फिर वो कुछ टैबलेट खाती है और वहीं पर गिर जाती है और धीरे धीरे जो पानी का लेवल होता है वो भी बढ़ रहा होता है। अगली सुबह इम की जब आंखें खुलती है तो फिर वो हॉस्पिटल में होती है और उसके सामने बो खड़ा होता है। इम गुस्से में कह रही होती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। फिर बो वो पैसे वहां पर रखता है और वहां से चला जाता है। बो के जाने के बाद इम वो पैसे चेक करती है और उनपे बहुत ज्यादा खून लगा हुआ होता है। बाहर पहुंचकर बो भी गिर जाता है और उसे भी उस हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। बो का चेकअप किया जाता है और इनको बताया जा रहा होता है कि इसके दिमाग में एक लॉन्ग टर्म इंजरी है, इसे काफ़ी साल से ट्रीट नहीं किया गया, इसी वजह से इसके ब्रेन में स्वेलिंग भी हो गई है और शायद ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। इम डॉक्टर से पूछ रही होती है कि कैसे ठीक करेंगे आप इसे। डॉक्टर बता रहा होता है कि बो के केस में शायद ये काफ़ी टाइम से सिम्टम्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, इस वजह से हम सिर्फ पैलेटिव केयर ही कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद बो को होश आता है और उसके सामने इम बैठी हुई होती है। बो वहां से जाने लग जाता है। इम उसे रोककर बोल रही होती है कि तुम क्या कर रहे हो। बो उसे बता रहा होता है कि मैंने तुम्हें पैसे दे दिए, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब मैं तुम्हें कुछ भी ओ नहीं करता हूँ। इम उसे नहीं जाने देती और बोल रही होती है कि तुम्हें ऑपरेशन कराना होगा। बो उससे कह रहा होता है कि मेरे पास कोई इंश्योरेंस मनी नहीं है। इम कह रही होती है कि तुम उन पैसों का इस्तेमाल कर सकते हो जो कि तुमने मुझे अभी दिए हैं, और जब तुम रिकवर हो जाओ तो फिर तुम मुझे वापस कर देना। वो कहने लग जाता है कि अगर मैं रिकवर नहीं हुआ तो फिर मुझे हमेशा तुम्हारे डेब्ट में रहना होगा। इम को गुस्सा आता है और वो कह रही होती है कि भले ही तुम अपनी पूरी लाइफ में डेब्ट में रहो तो भी तुम्हें ये ट्रीटमेंट करवाना होगा। ये कहकर वो रोना स्टार्ट कर देती है और वो भी अपने ट्रीटमेंट के लिए मान जाता है। कुछ दिन ट्रीटमेंट होने के बाद वो डिस्चार्ज हो जाता है और वहां से चला जाता है। अब उन्होंने वो लोन क्लियर कर दिया होता है और साथ ही में वो बिल्डिंग भी खरीद ली होती है। वो दोनों साथ मिलके उस बिल्डिंग की साफ सफाई कर रहे होते हैं और साथ में पेंट भी। कुछ दिन बाद उसकी हेल्प करवाने के लिए उसके फादर, उसका भाई और उसके सिस्टर इन लॉ पहुंच जाते हैं। वो अपने फादर के साथ बैठा हुआ होता है और उसके फादर उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। अगले दिन रिची कुंग भी उस शॉप में पहुंच जाता है उनकी हेल्प कराने के लिए। थोड़े दिन में वो शॉप पूरी तरीके से बनके तैयार हो जाती है और वो सारे साथ में खाना खा रहे होते हैं। उन्हें खाना खाते हुए देख बो और इम बहुत ज्यादा खुश होते हैं। रात को बो इम के साथ होता है। इम उससे बोल रही होती है क्यों ना अपनी शॉप का नाम फ्राई टू यू रखें, लेकिन ये उतना कूल नहीं है। वो उससे बोल रहा होता है कि तुम अपना टाइम ले सकती हो शॉप का नाम सोचने में। इम बो की तरफ देखने जाते उससे बोल रही होती है क्या तुम्हें पता है कि मैं उस रात को मरने के लिए तैयार थी लेकिन तुम्हारे कॉल ने मुझे बचा लिया। जब पानी का लेवल बढ़ रहा था उसी टाइम मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया था। वो मुस्कुराना स्टार्ट करता है। फिर वो उससे बोलती है कि चलो हम सो जाते हैं। ये कहने के बाद वो लाइट ऑफ करती है और वो लेट जाती है। कुछ देर बाद इम बो से कह रही होती है कि मैंने सोच लिया है कि हमें अपनी शॉप का क्या नाम रखना है। बो कुछ भी रिप्लाई नहीं करता। इम बार बार बो को पुकार रही होती है। इम रोना स्टार्ट कर देती है और वो समझ जाती है कि बो मर चुका है। अगले दिन बो का अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार होने के बाद इम शॉप में बैठी हुई होती है और वो एक नाइफ लेकर अपनी फिंगर पे कट मार देती है। इसके बाद वो अपने रूम में जाकर बैठ जाती है और वो बहुत ज्यादा उदास होती है। फिर वो अपना एक पिलो हटाती है और वो देखती है कि वहां पर एक लेटर होता है और वो लेटर लिखा होता है बो ने। इम वो लेटर पढ़ना स्टार्ट करती है। बो ने उस लेटर में लिखा होता है कि शायद जब तक तुम ये लेटर पढ़ोगी तब तक शायद मैं अंकल ओट के पास पहुंच जाऊं। मुझे पता है कि तुम शॉप चलाते चलाते बहुत ज़्यादा थक गई होगी, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो तो फिर तुम ये संभाल लोगी। तुम्हें पता है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जब हम शॉप डेकोरेट कर रहे थे तो फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे फ्रीडम मिल गई है। मैंने ऐसा एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में कभी इमेजिन भी नहीं किया था और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारे आगे तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है तो फिर मैं यही चाहूँगा कि तुम अपने आप से भी प्यार करो। जब भी तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आए तुम एक गहरी सांस लो और उस दिन से बाहर निकल जाओ। अंकल ऑड ने मुझे सिखाया था कि हमें हमेशा होप के साथ जीना चाहिए। जिनके पास होप नहीं होती वो भी एक मरी हुए शरीर की तरह होते हैं, और तुम्हारे पास तो होप है तो फिर तुम्हें लंबा जीना होगा। इम वो लेटर पढ़ के रोने लग जाती है। कुछ दिन बाद इम रेडी होती है और वो अपने उस शॉप को ओपन करती है। काफ़ी सारे कस्टमर भी आना स्टार्ट कर देते हैं और इम मुस्कुराने लग जाती है। तो दोस्तों यहीं पर ख़त्म होती है मूवी।